हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शासन प्रणाली से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी पार्ट कवर करवा दिया है, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो, वह राज्य का जो है वो अच्छी तरह से परिभाषित करता है। यानी कि राज्य वह होता है जिसमें जो आंतरिक एक जो है वो संगठन बनती है, सरकार के रूप में बनती है, और जो बाहरी आक्रमण है उससे जो है वो क्या मतलब कि बचे रहते हैं या फिर नियंत्रण करता है, उसी को जो है वो राज्य कहा जाता है। आइए हम लोग जो है इसको और डिटेल में देख लेते हैं। राज्य यानी कि स्टेट शब्द का राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है कि एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभुत्व व्यक्तियों का समुदाय है जिसका एक संगठित सरकार होगा। वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामले के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। वस्तुतः राज्य के मूलभूत जो है तत्व कौन कौन से हैं, जो कि एक राज्य बनाने का अच्छा जो है वो तरीका होता है। तो जनसंख्या यानी कि जनता होना चाहिए, सरकार एक उसमें सरकार होनी चाहिए, निर्धारित सीमांत वाला भूभाग यानी कि एक निर्धारित सीमा होना चाहिए कि आपका यहाँ तक ही सीमा में जो है वो भारत, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत का जो है ये लगभग नक्शा है। तो अगर ये नक्शा है तो इससे बाहर जो है वो आपका भारत देश नहीं होगा। इसके अंदर जो है वो सारे के सारे जितने भी जगह है वो सारे भारत के अंतर्गत ही आएंगे। संप्रभुत्व है यानी कि वह अपने घरेलू और बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो, जो भी एक राज्य हो, और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व जो है वो संप्रभुत्व ही होता है। बिना संप्रभुत्व के वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि सोवरीन यानी कि संप्रभुता ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से संप्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारंपरिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त और आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। शासन प्रणाली जो है वो मुख्यतः दो जो है वो पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होता है उसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो है वो नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पर जो है वो नियंत्रण किए रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जाती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होता है और यह
विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसद प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। तो कौन सा चीज़ में जो है वो भारत की संसद प्रणाली और ब्रिटेन की संसद प्रणाली में थोड़ा सा भिन्नता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका भारत में है। हाँ, तो हम लोग जो है कहाँ थे? तो जो ब्रिटिश संसद प्रणाली है और भारत संसद प्रणाली है उसमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायी तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसद प्रणालियों में लागू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत के संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। और देखते हैं ऑप्शन दूसरा कह रहा है कथन कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसमें से कौन सा कुट जो है वो सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों जो है वो आपका सही है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुत्व यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वह संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या साँचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कथन एक जो है वो सही हो जाएगा कि अगर संसद कोई कानून भारत में बनाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से अपना नियम जो है वो उस पर लगा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। जो एक बार संसद ने कानून बना दिया तो फिर उसके बाद वो मतलब कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। एक प्रकार से कथन 2 भी सही है क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान का अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजा जाता है। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वना प्रश्न अंतर्वलीय है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी तो इसे ही संविधानिक पीठ में अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति सरकार नहीं
है। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है और संघीय नीति है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के तहत संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त जो है वो रहता है, विश्वास प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो वो आपका मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते और जब तक मंत्रियों के संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज 5 में उल्लेखनीय है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकेंगे। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए कथन 2 भी जो है वो सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये व्याख्या इसमें दिया हुआ है तो उसमें भी आपको जो है वो प्रश्न बन सकता है। जैसे जो 75(3) क्लॉज कहता है, ये अभी फिलहाल बिहार में एसआई का एग्जाम हुआ है तो उसमें यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्त सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। शासन प्रणाली में सामान्यतः 2 पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्याय समीक्षा कर सकती है। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था एक क्रियाविधि है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग वह विधायी के पृथक और स्वतंत्रता रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है और यह जो राष्ट्रपति शासन है वो यूएसए में लागू है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मूलभूत लक्षण है यह एक लोकतंत्रीय
गणतंत्र है, फिर इसमें संसदात्मक रूप से की सरकार है, और तीसरा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही निहित है, और चौथा कथन कह रहा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। भारत एक लोकतंत्र राज्य की व्यवस्था करता है, सही बात है। यह एक प्रभु संपन्नता है, देश है, लोकतांत्रिक समाज जो है वो भारत है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो सत्तावादी सरकार जो है वो भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है न कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है, लोकतंत्र सरकार का गठन करती है, यह सत्तावादी सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार जो है भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, उनकी शक्तियों के बारे में भारतीय संविधान में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। संवैधानिक सरकार का मतलब कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसको संवैधानिक सरकार कहते हैं। संविधान सरकार से आशय ऐसी सरकार है जो कि संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था से सरकार जो के पदाधिकारी का स्रोत जो है वो संविधान होता है। हम लोग जो है वो 22 तक ही क्वेश्चन करते हैं। अगला जितने भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। ये जो वीडियो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, या फिर मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।